हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम बागेश्वर जनपद के बारे में जानकारी ले रहे थे, ठीक है। तो उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और बागेश्वर पूरा करेंगे इस क्लास में। देखेंगे वहां और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, साथ में वहां के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, ठीक है। दोस्तों, इस जिला दर्शन सीरीज के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को जिले से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए, ताकि आपको अलग अलग उन चीजों को न पढ़ना पड़े, ठीक है। तो इसी क्रम में आज भी बागेश्वर की सारी जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बागेश्वर आगे की ओर। तो एक कल हमने समाप्त किया था बागेश्वर से संबंधित गुफाएं कौन कौन सी थी, ठीक है। भद्रकाली गुफा और गौरी गुफा। तो ये दोनों गुफाएं आपने याद रखनी कहाँ थी, बागेश्वर में थी। इसके अलावा बागेश्वर के जनांकिकी आंकड़े जो कि महत्वपूर्ण थे, ठीक है। जनघनत्व 116 था। इसके अलावा लिंगानुपात 1090, ठीक है। और उसके अलावा शिशु लिंगानुपात 904 था। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। लिटरेसी थी 80.01, ठीक है। इसके अलावा जो वहां का क्षेत्रफल था 2246 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये सारी चीजें आप रिवीजन करते रहिए बार बार, तो आपको इन्हें बार बार मतलब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको स्वयं ही ये याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है। बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति, बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। मतलब मुख्यतः ये किस हिमालय में आता है, तो किस हिमालय में आता है यहाँ पर, यह आता है बृहद हिमालय में, ठीक है। बृहद हिमालय। हालांकि जो बागेश्वर है वो घाटी एरिया है, जो मेन बागेश्वर है वो घाटी एरिया, ठीक है। आपको दिखेंगे घाटी एरिया में चंपावत है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, श्रीनगर है। तो कुछ कुछ घाटी एरिया भी है, ठीक है। उत्तराखंड में ये है बृहद हिमालय का हिस्सा है, मतलब जो उच्च हिमालय है उसका ये हिस्सा है, ठीक है। यदि इसकी भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में कुल कितने जनपदों में बृहद हिमालय का विस्तार है। तो 6 जिले हैं, जिसमें एक बागेश्वर, पिछला रुद्रप्रयाग पड़ा था, ठीक है, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो 6 जिले आपको याद रखने। कई बार यूकेपीएससी इस क्वेश्चन को बना चुका है। जो लोग पहले से एग्जाम दे रहे हैं वो लोग जानते हैं, और जो लोग नए हैं तो आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन बनाना सीखो, ठीक है। तो एक बार शिवालिक का भी पूछा जा चुका है, लघु हिमालय का विस्तार पूछा जा चुका है, बृहद 2-3 बार पूछा ही जा चुका है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, बृहद हिमालय यहाँ पर विस्तारित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख दर्रे, बागेश्वर के, ठीक है। प्रमुख दर्रे कौन से यहाँ पर, ट्रेल पास दर्रा, जो कि कमिश्नर ट्रेल के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका नाम ट्रेल पास दर्रा, ठीक है। ये है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य, इन दोनों के बीच में ट्रेल पास दर्रा, ठीक है। यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर हो जाएंगे में यहाँ के हो जाएंगे सुंदर ढोंगी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर है। उसके अलावा कफनी और मैकतोली, कफनी ग्लेशियर और मैकतोली, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर है। सुंदर ढोंगी ग्लेशियर है, सुखराम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, जो कि बागेश्वर और चमोली में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में भी नोट कर लीजिए, बागेश्वर प्लस चमोली, ठीक है। यहाँ पर ये स्थित है, दो जिलों में ये स्थित है, ठीक है। और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर, जहां से पिंडर नदी निकलती है, ठीक है। तो बागेश्वर का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, उत्तराखंड का पिंडारी। और बागेश्वर में कुल कितने ग्लेशियर हैं, देखो, सुंदर ढोंगी,
सुखराम, पिंडारी, कफनी और मैकतोली। ठीक है, तो आपने याद रखने यहाँ के ग्लेशियर कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो बुग्याल है, कौन सा बुग्याल है, कफनी, कफनी बुग्याल। ठीक है, कफनी बुग्याल है यहाँ पर। और खनिज क्या क्या पाया जाता है यहाँ पर, बागेश्वर में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। एक तो मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट यहां पर पाया जाता है, और सोप स्टोन। ठीक है, मैग्नेसाइट और सोप स्टोन यहां पर पाया जाता है। ठीक है, मूर्ति शिल्प यदि देखते हैं आप, मूर्ति शिल्प में बैजनाथ से जो मूर्ति मिली हुई है, शिव की वीर्यसन मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, शिव की वीर्यसन मूर्ति, कहां से मिली है, बैजनाथ मंदिर से। ठीक है, बैजनाथ जो कि बागेश्वर में है। देखो बैजनाथ घाटी, कतियूर घाटी, ठीक है, ये सब कहाँ है, बागेश्वर में। तो मूर्ति शिल्प में यहाँ पर देखते हैं आप, तो शिव की वीर्यसन मूर्ति एक मिली हुई है, जो कि कहाँ से मिली हुई है, बैजनाथ से मिली हुई है। ठीक है, तो ये इसके फैक्ट है कुछ बागेश्वर के। देखो बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति क्या है, बृहद हिमालय में स्थित। ठीक है, प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं यहाँ पर, ट्रेल पास दर्रा जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ठीक है, ग्लेशियर में देखते हैं आप, तो सुंदर ढोंगी ग्लेशियर है। ठीक है, सुखराम ग्लेशियर है, पिंडारी, कफनी ग्लेशियर है। ठीक है, मैकतोली ग्लेशियर है। बागेश्वर और चमोली के बीच में कौन सा ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर, दोनों में फैला हुआ। ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा है पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, बुग्याल कौन सा है, यहाँ से कफनी बुग्याल है। ठीक है, खनिज क्या क्या मिलता है बागेश्वर में, एक मैग्नेसाइट और एक सोप स्टोन। ठीक है, मैग्नेसाइट और सोप स्टोन याद रखिएगा। और मूर्ति शिल्प में यहाँ से शिव की एक वीरेशन मूर्ति मिली हुई है, कहां से मिली हुई है, बैजनाथ, जो कि बागेश्वर में ही पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं आप प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं यहाँ पर। पहले एक बार प्रमुख मेले देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख मेले में यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला, एक कुमाऊनी गाना भी है इसमें, एक उत्तरायणी को अतीक लागिरो करके, ऐसे ना। तो उस गाने को भी सुनना आप लोग, उसमें आपको कई सारे ऐसे जो क्षेत्र बटे हुए ना, जैसे दानपुर, सोरेयाल, तो उसके बारे में भी आपको वर्णन मिलता है। ठीक है, बटे हुए जो क्षेत्र है उनके बारे में। तो प्रमुख मेला कौन सा है, उत्तरायणी मेला, या घुघुती त्योहार भी इसको बोलते हैं, जो जनवरी के महीने में लगता है। ठीक है, कहां पर लगता है, सरयू और गोमती के संगम में बागेश्वर में ये लगता है। ठीक है, भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में आता है बागेश्वर। भूकंप की दृष्टि से जोन 5, अब आप देखोगे, देखो रुद्रप्रयाग भी जोन 5 में है और बागेश्वर भी जोन 5 में आता है। तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं अभी तक। इस तरह से पढ़ो, तोड़कर पढ़ो। एक साथ किताब लेके बैठते हो, ठीक है, हम क्या करते हैं ना, एक साथ किताब लेके बैठ जाते हैं और सोचते हैं हमें सारी किताब याद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको तोड़कर पढ़ना है। किसी भी एग्जाम के लिए आपको एक लक्ष्य रखना पड़ता है कि मुझे इस डेट तक मुझे अपना सिलेबस क्लियर करना है, कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कम से कम 3 से 4 महीने से अच्छी तैयारी के लिए, उत्तराखंड ग्रुप से इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर 4 महीने आप अच्छी, अपने को धोखा न देते हुए तैयारी करते हो, तो 4 महीने उत्तराखंड ग्रुप से के लिए इनफ है। लेकिन उसमें आपको ईमानदारी से तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो उसी में आपको क्या तोड़ तोड़ कर चीजें और सूक्ष्म तरीके से, ठीक है, एकदम गहराई से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। एक दिन का एक चैप्टर भी यदि आप निकालते हो तो बहुत है। देखो हम 2 दिन में पूरा जिला कवर हो रहा है, 2 दिन लग रहा है और पूरा जिला कवर हो जा रहा है। ठीक है, अब जिले से संबंधित कोई जानकारी छूटी ही नहीं रही है इसके पश्चात। तो तोड़ के पढ़ो, सारी चीजें कलेक्ट करने का प्रयास करो इसी तरह से। ठीक है, तो ये हो गया जोन 5 में आ रहा है। देखो रुद्रप्रयाग भी जोन 5 था, बागेश्वर भी जोन 5 है। ऐसे ही सारे जिले यदि हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें जोन 4 और 5 में दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सा जिला जोन 5 में नहीं आता है, तो आपको जोन 5 याद होंगे तो आप सीधा 4 वाला टिक करोगे बस। ठीक है,
तो इस तरह से आपको पढ़ना है, अलग अलग तोड़ के इनको पढ़ना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली है। वाहन पंजीकरण नंबर यदि आप देखते हैं बागेश्वर का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है, UK 02, ठीक है। UK 02 यहाँ का वाहन पंजीकरण नंबर है। रुद्रप्रयाग का कितना था, UK 13, यहाँ का है 02, ठीक है। टोटल 20 वाहन पंजीकरण नंबर उत्तराखंड में, जिनमें से 2 हमारे क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग यदि आप देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं यहाँ पर आता है राष्ट्रीय राजमार्ग 309A, ठीक है। 309A, 309A ये किस किस को जोड़ता है, ये आता है गंगोली हाट से अल्मोड़ा, जो कि पिथौरागढ़ है, ठीक है। गंगोली हाट से ये आता है कांडा बागेश्वर होते हुए अल्मोड़ा, ठीक है। कांडा बागेश्वर से कहां आता है, अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये यहां पर स्थित है अल्मोड़ा में, कहां पर 109 में मिलता है, ठीक है। 109 में मिलता है, ठीक है। 109 में ही मिल जाता है अल्मोड़ा आगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है यहाँ पर बागेश्वर में, एक 309A है, जो कि गंगोलीहाट कांडा बागेश्वर अल्मोड़ा। ये क्यों बताया मैंने, क्वेश्चन बनेगा बागेश्वर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, देखो 309, क्लियर हो गया ना। बागेश्वर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, 309A, ठीक है। 309A पर स्थित है। अब देखो यहाँ के मेले हो गए, यहाँ के भूकंप की दृष्टि से यहाँ की स्थिति हो गई, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ का क्लियर हो गया। उसके अलावा वाहन पंजीकरण नंबर UK 02 है, ठीक है। मूर्ति शिल्प में शिव की वीरेश्वर मूर्ति यहाँ से मिली हुई है। अब हल्का सा यहाँ का एक नदी तंत्र देखते हैं, यहाँ की नदियां कौन कौन सी, ठीक है। यहाँ पर तो नदियों में आप देखते हो सबसे प्रमुख नदी है प्रमुख नदी कौन सी है, सरयू नदी, सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। तो सरयू नदी कहां से निकलती है, एक तो बागेश्वर में सरमूल नामक एक स्थान है, वहां से निकलती है, ठीक है। सरयू नदी कहां से निकलती है, सरमूल नामक स्थान से निकलती है, और कहां पर आके समाप्त, कहां पर जाके, पंचेश्वर जाके काली में मिल जाती है, यानी कि काली की सहायक नदी है। और काली की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है ये, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत ही यहाँ पर 2 नदियां बहती है पश्चिम से पूर्व, एक लधिया नदी है, वो भी काली की सहायक नदी है, और एक सरयू नदी है, ठीक है। ये भी काली की सहायक नदी है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है। सरयू नदी कहां पर मिलती है, पंचेश्वर में, पंचेश्वर जो कि कहां पड़ता है आपके पिथौरागढ़ चंपावत में पड़ता है, ठीक है। पंचेश्वर में काली से मिलती है, ठीक है। काली से मिलन होता है इसका। तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है, कुमाऊं की पवित्र नदी कौन सी है, सरयू नदी है, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, गंगा नदी बोला गया कि इसमें स्कंद पुराण में, ठीक है। और इसके अलावा लंबाई कितनी है इसकी, 146 किलोमीटर है, 146 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ है 146 किलोमीटर। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। और बागेश्वर, बागेश्वर जो है बैजनाथ तीर्थ बागेश्वर सब इसी के तट पर स्थित है, ठीक है। और गोमती इसकी सहायक नदी में कौन कौन सी है, गोमती नदी इसकी सहायक है, ठीक है। फिर है गोमती, गोमती है सरयू की सहायक, ठीक है। गोमती है सरयू की सहायक, कहां, बागेश्वर में मिलते हैं सरयू नदी से, ठीक है। तो ये लिखाने की आवश्यकता है नहीं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है। गोमती सरयू की सहायक है, जो कहां पर, बागेश्वर में मिलती है। इसके अलावा एक यहाँ की प्रमुख नदी है कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी, कोसी नदी जो कि कौसानी के धार पानी धार से निकलती है, ठीक है। कौसानी की धार पानी धार से निकलती है, कौसानी की धार पानी धार से निकलती है। और लेंथ कितनी है इसकी, 168 किलोमीटर। सुल्तानपुर में राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो कोसी नदी जो कि धार पानी धार से निकलती है, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। गोमती नदी सरयू की सहायक नदी है। सरयू पंचेश्वर में काली से मिलते, जो कि कहां से, सरमूल से निकलते, ठीक है। उद्गम कहां से होता है, सरमूल से। और
कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरयू को। स्कंद पुराण में से किस नाम से संबोधित किया गया है? गंगा। स्कंद पुराण में गोमती को किस नाम से संबोधित किया गया? यमुना। ठीक है, और 146 किलोमीटर इसकी लंबाई, तो पूछा जाएगा सरयू की लंबाई कितनी? 146 किलोमीटर। ठीक है, और कोसी नदी 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, गोमती की सहायक नदी कौन सी है? गरुड़ गंगा भी है। ठीक है, इसके अलावा आती है एक नदी पिंडर, पिंडर नदी जो कि अलकनंदा की सहायक है। कहां से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा की सहायक नदी है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, कर्णप्रयाग आके अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, पिंडर नदी जो कि अलकनंदा की सहायक है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 105 किलोमीटर। ठीक है, जो पिंडर नदी है ये 105 किलोमीटर लंबी है, कर्णप्रयाग में मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी? इसकी आटागाड़, आटागाड़ इसकी सहायक है। ठीक है, आटागाड़ इसकी सहायक नदी है। तो आपने याद रखना है पिंडर नदी किसकी सहायक, कहां से निकलती है? बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, जहां पर कर्णप्रयाग बनता है। ठीक है, उसके अलावा 105 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आटागाड़ इसकी सहायक नदी है। गोमती सरयू की सहायक नदी है। गोमती की सहायक नदी कौन सी है? गरुड़ गंगा। ठीक है, कोसी नदी धार पानी धार से निकलती है। ठीक है, इस 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी है देवगाड़, मिलनगाड़, कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, कुमाऊं की पवित्र नदी कौन सी है? सरयू नदी जो कि कहां से निकलती है? सरमूल से निकलती है, पंचेश्वर में काली से मिलती है, और 146 किलोमीटर। इसकी अन्य सहायक नदियां भी हैं, जिनमें आपके एक पनार में मिलती है। ठीक है, पनार नदी मिलती है एक। ठीक है, उसके अलावा एक यही है, गोमती नदी है। आगे इसमें रामेश्वर तीर्थ में मिल जाती है। ठीक है, रामगंगा, पूर्वी रामगंगा मिलती है इसमें रामेश्वर तीर्थ में। तो ये सारी इसकी सहायक नदियां, और नदी तंत्र में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो फैक्ट बन सकते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण, ठीक है, केवल हम उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बागेश्वर की एक और महत्वपूर्ण चीजें, सारी महत्वपूर्ण चीजें। अब केवल व्यक्तित्व बागेश्वर के रह गए हैं। ठीक है, बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? बृहद हिमालय में स्थित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। ठीक है, ये छपने वाला क्वेश्चन, इसको आपने याद रखना है। प्रमुख दर्रे कौन से? ट्रेल पास दर्रा जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य। ठीक है, प्रमुख ग्लेशियर कौन से? सुंदर ढूंगी, सुखराम, पिंडारी, कफनी और मैकतोली ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर और चमोली के मध्य में स्थित है। ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, दूसरा, इसको अंडरलाइन करता हूं, दूसरा, कहीं आप 11वां ना समझे। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। बुग्याल कौन सा है? कफनी, यहाँ पर कफनी बुग्याल। ठीक है, खनिज में क्या क्या होता है बागेश्वर में? एक मैग्नेसाइट मिलता है और एक सोप स्टोन मिलता है। मूर्ति शिल्प बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, शिव की विरेचन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बैजनाथ, जो कि कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? बागेश्वर में। ठीक है, भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में आता है, और वाहन पंजीकरण नंबर क्या है इसका? UK02। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग 309A जो कि बागेश्वर से आता है। ठीक है, गंगोलीहाट जो कि पिथौरागढ़ में, वहां से कांडा बागेश्वर, ठीक है, होते हुए अल्मोड़ा पहुंचता है, और अल्मोड़ा में 109 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, नदियां कौन सी? देखो, सरयू नदी जो कि पंचेश्वर में काली से मिलती है, काली की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यही है। ठीक है, कुमाऊं की सबसे पवित्रतम नदी है। कहां से निकलती है? सरमूल से निकलती है। लेंथ कितने? 146 किलोमीटर। स्कंद पुराण में इसका नाम क्या है? गंगा। ठीक है, गोमती कहां से निकलती है? डेबरा श्रेणी है वहीं बागेश्वर में। ठीक है, वहां से निकलते हैं। सरयू की ये भी सहायक नदी है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? गरुड़ गंगा। ये बागेश्वर में किससे? सरयू से मिल जाती है। ठीक है, फिर कोसी नदी जो कि धार पानी धार से निकलती है, और 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है राज्य में। ठीक है, उसके अलावा पिंडर नदी जो कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। कहां से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से। 105 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और आटागाड़ इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं बागेश्वर के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले है मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता। ठीक है, मोहन सिंह मेहता। इनका जन्म कब होता है? जन्म 1897। ठीक है, कहां पर होता है? गरुड़ तहसील, इसके अंतर्गत आता है एक गांव बजूला।
ठीक है, यहाँ इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? 1897। क्या थे? एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा 1921 में इन्होंने कतियूर घाटी में, ठीक है, बागेश्वर में यानी कि कतियूर घाटी में कुमाऊं परिषद की शाखा स्थापित की। और कुली बेगार आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया, ठीक है, नेतृत्व किया, ठीक है। अगला हो जाएगा, और क्या क्या उन्होंने? जेल जाने वाले, उत्तराखंड से जेल जाने वाले क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है। उत्तराखंड से जेल जाने वाले कब गए थे? मार्च 1921 में, जब कुली बेगार का ये विरोध कर रहे थे तो उसी दौरान इनको जेल भेजा गया था, ठीक है, मार्च 1921 में। तो उत्तराखंड से जेल जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1988 यानी कि 1988 में, ठीक है। तो प्रमुख व्यक्तित्व में देखो, मोहन सिंह मेहता। जन्म कब हुआ? 1897, बजूला गांव जो कि बागेश्वर में पड़ता है, उसकी गरुड़ तहसील में पड़ता है, ठीक है। क्या थे ये? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है। जेल गए थे, जेल जाने वाले प्रथम सेनानी थे। मार्च 1921 में कुली बेगार आंदोलन के विरोध में जब भी कर रहे थे, ठीक है। और इनके अलावा इन्होंने 1921 में क्या? कानपुर कतियूर में क्या करी? कुमाऊं परिषद की शाखा स्थापित की, ठीक है। और मृत्यु हो गई इनकी 1988 में। उसके पश्चात बागेश्वर से विधायक भी रहे थे, है ना। आगे देखते हैं, गोसाई सिंह द 40, पूछा जा चुका एक बार ये नाम। ग्रुप सी इस क्वेश्चन को एक बार पूछ चुका है, किस जिले से संबंधित है, ठीक है। क्या है ये? समाज सेवी, ठीक है, समाज सेवी है ये। और इन्होंने क्या किया था? 1982 में, 1982 में, 1982 में पृथक बागेश्वर जनपद जिले की मांग हेतु आंदोलन किया था, ठीक है, मांग हेतु आंदोलन किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बागेश्वर की मांग के लिए आंदोलन किसने सर्वप्रथम किया था? 1982 में गोसाई सिंह द 40 ने। समाज सेवी थे ये, ठीक है। आगे देखते हैं, हयात सिंह खेतवाल। हयात सिंह खेतवाल, बस इतना आपने याद रखना। हयात सिंह खेतवाल किस जिले से संबंध है? बागेश्वर से। और कौन से खेल से संबंध है? जूडो से संबंध है, ठीक है, जूडो से संबंधित है हयात सिंह खेतवाल। बस इतना आपने याद रखना है, बाकी इसको याद रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इनके जन्म मृत्यु, ठीक है। हयात सिंह खेतवाल किस जिले से संबंध है? बागेश्वर से। और क्या है? जूडो से संबंध है, ठीक है। 1982 में पृथक बागेश्वर जिले की मांग किसने की थी? गोसाई सिंह द 40 ने, जो कि क्या है? समाज सेवी। कहां से है? बागेश्वर से, ठीक है। बाकी मोहन सिंह मेहता आपको मैं बता चुका हूं। अब आगे देखते हैं, बिशनी देवी शाह। बिशनी देवी शाह, ठीक है। बिशनी देवी शाह, इनका जन्म कब हुआ था? 1902। कहा हुआ था? बागेश्वर में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1921 से 30 के मध्य।
महिला जागृति, ठीक है, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, 1921 से 30 के मध्य इनका महिला जागृति में उत्तराखंड में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। उससे पहले महिलाओं की बिल्कुल भी उपस्थिति स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन इसके पश्चात कई सारी महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ पर कूद पड़ी थी उत्तराखंड में भी। ठीक है, आगे आप देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली ये क्या थी, पहली महिला थी, ठीक है, उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला थी जेल जाने वाली स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान। ठीक है, कब गई थी, 1930 में इन्हें जेल भेजा गया था। ठीक है, 1930 में जेल गई थी। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख कार्य और दिखते हैं, ठीक है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं के नेतृत्व में (1930 में अल्मोड़ा, नगर पालिका तथा 1940 में नंदा देवी परिसर में क्या किया था, झंडा फहराया था। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है इनका नेतृत्व में। ठीक है, और बाकी इनके बारे में और कोई फैक्ट इसमें है नहीं इतना महत्वपूर्ण। ठीक है, देखो जन्म कब हुआ, 1902, कहाँ हुआ था, बागेश्वर में हुआ था। 1921 से 30 के मध्य क्या महिला जागृति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, इतिहास में जब आप उत्तराखंड का इतिहास देखोगे, वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन देखोगे ना उत्तराखंड में, तो इसी दौरान यहाँ की महिलाओं में क्या हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागृति उत्पन्न हुई थी। ठीक है, कई सारी महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी। ठीक है, तो उसमें इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड से पहली महिला थी। ठीक है, कब गई थी, 1930 में। और महिलाओं का नेतृत्व करते हुए 1930 में अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराया और 1940 में नंदा देवी परिसर में इन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है, तो बिश्नी देवी शाह आप याद रखिएगा। देखो दोनों बागेश्वर जिले से हैं। जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति पुरुष कौन थे, उत्तराखंड से मोहन सिंह मेहता, कहाँ, बागेश्वर के। पहली महिला कौन थी, बिश्नी देवी शाह, कहाँ, बागेश्वर के। ठीक है, ये कब गई, 1930 में, और ये कब गई, 1921 में। ठीक है, तो ये आपके फैक्ट हो गए। अब जो हम देखेंगे एक महान लेखक, ठीक है, महान छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि वो भी बागेश्वर के रहने वाले थे, और उनके संबंध में प्रयास करूंगा कि आपको सारी की सारी जानकारी इसी क्लास में उपलब्ध करा दूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो बागेश्वर के प्रमुख व्यक्तियों में एक सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है, जो कि छायावाद के एक महान कवि थे। उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली। ठीक है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी पंत जी के बारे में बन सकते मैं सारी आपको इसमें देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत क्या थे, छायावादी कवि थे। ठीक है, छायावादी कवि थे। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 20 मई 1900 को जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, कौसानी में, कौसानी, तत्कालीन अल्मोड़ा वर्तमान बागेश्वर। ठीक है, तत्कालीन अल्मोड़ा वर्तमान बागेश्वर, जो कि कौसानी कहाँ पड़ता है, अभी बागेश्वर में, यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था, पिताजी थे इनके गंगादत्त पंत, और माताजी कौन थी इनकी, इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। ठीक है, माता कौन थी इनकी, सरस्वती देवी, और पिताजी को, माताजी कौन थी, सरस्वती, पिताजी कौन थे, गंगादत्त पंत। ठीक है, आगे देखते हो क्या थे, एक लेखक थे, कवि थे। ठीक है, एक छायावादी कवि, छायावाद का एक जो स्तंभ है, 4 स्तंभों, उनमें से एक इन्हें माना जाता है। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक किन्हें माना जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को माना जाता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं यदि आप देखते हैं
प्रमुख रचना देखो, केवल परीक्षा पे होगी महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। पूरा मैं उतना नहीं लिखाऊंगा जितना आप, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से केवल मैं वही आपको लिखाऊंगा, ठीक है। देखो प्रमुख रचनाओं में ग्राम्य, गुंजन, ग्रंथि, ठीक है। 3 गौ, ऐसे याद रखना 3 गौ, ठीक है। ग्राम्य, गुंजन और ग्रंथि, ठीक है। युगांत और स्वर्णधूलि, युगांत, स्वर्णधूलि, ठीक है। एक स्वर्णधूलि है और एक स्वर्ण किरण है। देखो 3 गौ, ग्राम्य, गुंजन, ग्रंथि, 2 स्व है, ठीक है। एक स्वर्णधूलि और एक स्वर्ण किरण, 5 तो याद हो गया आपको, ठीक है। एक है युगांत, फिर है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद, फिर है चिदंबरा लोकायतन, चिदंबरा है, फिर है लोकायतन, ठीक है। सत्यकाम, पल्लव, पतझड़, पतझड़, ठीक है। फिर है वीणा और रजत शिखर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। ग्राम्य, गुंजन, ग्रंथि, 3 गौ, युगांत, 2 स्वर, ठीक है। स्वर्णधूलि और स्वर्ण किरण, फिर है कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। ये तो आपको याद हो ही जाएगी अभी, क्योंकि इसके लिए ना सम्मान मिल चुका है। चिदंबरा आपको पहले से ही ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। ऐसे फिर है लोकायतन, सत्यकाम, पल्लव, पतझड़ और वीणा और रजत शिखर, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ जो फैक्ट देखते हैं हम। 1938 में, ठीक है, फैक्ट में 1938 में रूपाभ पत्रिका, रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन किया था कब, 1938 में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 1950 से 57 तक का क्या ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करी थी, ठीक है। तो इस दौरान इनके सुझाव पर, इनके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या कर दिया गया, आकाशवाणी कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या किया गया, आकाशवाणी। ये तो 50 बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार बन चुका है। कब किया गया, 1957 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 1957, 1957 में किया गया था। किसका नाम, ऑल इंडिया रेडियो, AIR का नाम क्या कर दिया गया, आकाशवाणी, ठीक है। इन्हीं के सुझाव पर किया गया था। 1938 में रूपाभ पत्रिका इन्होंने प्रकाशित करी थी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, जो इनका घर था पंथवीति का, अभी क्या संग्रहालय बन चुका है, ठीक है। इनका घर जो था वो वर्तमान में क्या है, संग्रहालय बन चुका है, ठीक है। और संग्रहालय क्या नाम है उसका, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका, साहित्यिक वीथिका, ठीक है। कहां पर स्थित है, क्वेश्चन बनेगा कहां स्थित है, कहां, कौसानी में, ठीक है, बागेश्वर में स्थित है। तो इसके अलावा इनकी जो और प्रमुख इनके जो तथ्य हो सकते हैं, ठीक है। एक, इन्हें क्या बोला जाता है, पृथ्वी के सुकुमार और पृथ्वी के चितेरे, इन्हें पृथ्वी के सुकुमार, ठीक है, पृथ्वी के सुकुमार और सॉरी प्रकृति के,
पृथ्वी नहीं है, प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति के सुकुमार है और प्रकृति के ठीक है कहा जाता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। बाकी इनके बारे में जो फैक्ट बन सकते हैं, देखो 1960 में साहित्य अकादमी इन्हें दिया गया, ठीक है, पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए? कला और बूढ़ा चांद। इस रचना के लिए, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी दिया गया। 1961 पद्म भूषण इन्हें दिया गया था, ठीक है, पद्म भूषण। और 1968 में क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। किस रचना के लिए? चिदंबरा, ठीक है। और इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 28 दिसंबर 1977। कहां होती है? प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये है सुमित्रानंदन पंत जी के संबंध में संपूर्ण जानकारी जो कि आपको उपलब्ध करा दी गई है मेरे द्वारा, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जो कि छायावादी कवि, एक महान कवि है छायावाद के, ठीक है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक इन्हें माना जाता है, ठीक है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक, छायावाद के 4 स्तंभों में एक, ठीक है। देखो ये सिलेबस में भी है, जो ग्रुप सी का सिलेबस है उसमें भी इनको दिया गया है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, छायावादी कवि है। 20 मई 1900 इनका जन्म हुआ था। कहाँ? कौसानी में। इनके पिताजी कौन थे? गंगादत्त पंत, ठीक है। माताजी कौन थी इनकी? सरस्वती देवी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी? ठीक है, एक तो ग्राम्य गुंजन ग्रंथि महत्वपूर्ण है, युगांत, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, स्वर्णधुरी, लगभग सभी रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतन, ठीक है, सत्यकाम, पल्लव, पतझड़, वीणा और रजस्यकर, ये सारे इनकी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। बिल्कुल भी इनको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। 1938, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण, 1938 में रूपा पत्रिका पूछा गया पहले भी, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी 1957 में इन्हीं के सुझाव पर किया गया था, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये जो बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका कहाँ स्थित है? ये है, इनका जो घर था कहां पर? कौसानी में, ठीक है। इन्हें प्रकृति के सुकुमार, बिल्कुल मोस्ट कर लीजिए इसको, प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति के चितेरे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? 1960 में दिया गया था, ठीक है। किस कृति के लिए? कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। 1961 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, भारत सरकार का तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। और उसके अलावा फिर 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? चिदंबरा। और इनकी मृत्यु कब हुई? 28 दिसंबर 1977 को। कहां हुई थी? प्रयागराज, यानी कि पूर्व इलाहाबाद, जिसका नाम था इलाहाबाद, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो पंत जी से संबंधित जो फैक्ट पेपर में बन सकते हैं, रचनाएं, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सारे ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आप लोग इन्हें पूरा याद कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि आप इसको नोट कर सको। और उसके अलावा रिवीजन आप लोग करते रहिए। कल हमारा चंपावत जनपद शुरू होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।